एग्रीकल्चर सिर्फ फसल उगाने का काम नहीं है. इट्स अबाउट फीडिंग अ नेशन, ड्राइविंग इंडस्ट्रीज एंड प्रोवाइडिंग अ वे टू लिव. चलिए शुरू करते हैं. आज हमारे जीएनडीयू के अंडर कर रहे बीए या बीएससी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए उनके इंडियन इकोनॉमी का अगला टॉपिक दैट इज एग्रीकल्चर इन इंडिया, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. ये वीडियो जैसा मैंने बता ही दिया जीएनडीयू के अंडर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ये है जो अभी अपने सेम 3 में एंटर किए हैं और इंडियन इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं. आपका पहला टॉपिक जो इसकी इंट्रोडक्शन टाइप है दैट इज नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं. उसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी. अभी हम शुरू करते हैं आज का अपना ये वाला टॉपिक. ठीक, चलो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन. देखो यार, एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, यानी इंडियन इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसमें सिर्फ फूड प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट, इनकम जनरेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. यानी यहाँ सिर्फ फूड प्रोडक्शन ही नहीं होती इस एग्रीकल्चरल सेक्टर में, बल्कि यहाँ पर बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, इनकम जनरेशन भी होती है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होती है. इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज सेक्टर का शेयर जीडीपी में एग्रीकल्चर से ज़्यादा हो चुका है और भी बढ़ता जा रहा है. पर फिर भी स्टिल एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके बिना हमारी कंट्री फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती थी या नहीं हो सकती है. अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसके मेन टॉपिक से स्टार्ट. पहले हमने इंट्रोडक्शन करी, अब हम करेंगे नेचर ऑफ एग्रीकल्चर. बेसिकली नेचर ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है कि एग्रीकल्चर नेचुरली है कैसा, किस तरह का है. जैसे कि ये सीजन पर डिपेंड करता है, इसमें लेबर काफ़ी ज़्यादा लगती है और इसी तरह से कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें फॉलो होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. यहाँ पर मैं तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, उन्हें एक्सप्लेन करूंगा. तुम्हारा काम है उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना एंड उसकी एक्सप्लेनेशन को समझना, क्योंकि एग्जाम में तो तुम ये पॉइंट्स ही याद करके जाओगे ना. इसकी जो 2-3 लाइन की एक्सप्लेनेशन है वो तो तुम्हें खुद से ही देनी है और वो तुम तब दे पाओगे जब तुम्हें पता होगा कि आखिर उस पॉइंट को एक्सप्लेन करना क्या है, उस पॉइंट का मतलब क्या है. वैसे भी जो एग्जामिनर चेक करने बैठेगा ना तुम्हारा पेपर, वो यही देखेगा कि तुमने इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखे हैं या नहीं. उसके अंदर की एक्सप्लेनेशन इतना कोई नहीं पढ़ता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसमें गाने लिख के आ जाओ. सेंस बनाना चाहिए बस. ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ एग्रीकल्चर का पहले पॉइंट से, दैट इज सबसिस्टेंस ओरिएंटेड. इसका मतलब है कि ये जो एग्रीकल्चर है इंडिया में, स्पेशली यहाँ इंडिया की ही बात हो रही है तो दिमाग में रखना, ये सब इंडिया के पर्सपेक्टिव से कहा जा रहा है. सो सबसिस्टेंस ओरिएंटेड का मतलब है कि एग्रीकल्चर ना काफ़ी जगहों पर इंडिया में अभी भी खुद की कंजम्पशन के लिए फार्मर्स करते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए, बहुत ज़्यादा बेचने के लिए नहीं करते. इस वजह से उनके पास जो सरप्लस है वो भी कम बचता है. सरप्लस मतलब कि किसान अपनी जब खेत में मतलब खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं, तो उगाने के बाद उसे पहले खुद के लिए, ओन कंजम्पशन के लिए वो यूज़ करते हैं और बेचने के लिए जो बच जाता है दैट इज़ द सरप्लस. और वो सरप्लस सबसिस्टेंस ओरिएंटेड होने की वजह से कम रहता है, ओन कंजम्पशन के लिए ज़्यादा होता है, बेचने के लिए कम और प्रॉफिट मोटिव के लिए भी कम होता है. ठीक, ऐसा नहीं है कि सब जगह ऐसा ही है, बट काफ़ी जगहों पर अभी भी ऐसा है. आगे लेबर इंटेंसिव होता है, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर लगती है. अब तो काफ़ी जगहों पर वैसे मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है फार्मिंग करने के लिए, जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़. पर अभी भी कई जगह हैं जहां पर इन सब टेक्निक्स का यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, जैसे हैंड टूल्स की मदद से खेती करना, हल का इस्तेमाल करना, ना कि ट्रैक्टर्स का वगैरह वगैरह. सो उसमें लेबर ज़्यादा लगती है, तो लेबर इंटेंसिव ये बन जाता है. उसके बाद ये एक सीजनल एक्टिविटी है, मतलब
देखो यार, खारिफ क्रॉप्स उगाई जाती हैं जिन्हें मॉनसून क्रॉप्स भी कहा जाता है, जैसे कि राइस, मेज वगैरह। जून या जुलाई में इन्हें बोया जाता है। और वहीं राबी क्रॉप्स जिन्हें विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है, जैसे वीट, मस्टर्ड एटसेट्रा, इन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अगर इन्होंने खारिफ क्रॉप्स जो है वो अक्टूबर नवंबर में बो दी और राबी जो है वो जून जुलाई में बो दी, तो सही फसल नहीं उगेगी। अरे उगेगी ही नहीं ठीक से। इसीलिए ये एक सीजनल एक्टिविटी है। क्रॉप्स सीजन टू सीजन वेरी करती हैं। ये इसके नेचर में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद डिपेंडेंसी ऑन नेचर। एग्रीकल्चर नेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हमारी प्रकृति पे, हमारे सराउंडिंग्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जैसे कि कुछ रेनफेड क्रॉप्स होती हैं एग्रीकल्चर में। रेनफेड क्रॉप्स मतलब ऐसी क्रॉप्स जो कि बारिश के पानी पर डिपेंडेंट रहती हैं ग्रो करने के लिए। अब एग्जाम्पल जैसे कि मिलेट, पल्सेस, कॉटन वगैरह वगैरह। मिलेट मतलब बाजरा, सुना होगा तुमने, नहीं पता तो अपने मम्मी पापा से जाके पूछ लो। पल्सेस मतलब दालें जो तुम रोज़ खाते हो। मुझे सच्ची बताओ, मुझे मूंगी धोती दाल इतनी पसंद नहीं है। अब मूंगी धुली दाल भी कहते हैं उसको। छोड़ो यार, अपना दुख यहाँ क्यों रोना। कॉटन, पता ही होगा कॉटन, किसको नहीं पता यार। जब चोट वगैरह लगती थी, बाहर से खेल के आते थे, चोट लगती थी, तो मम्मी या पापा जो भी घर में होते थे, सबसे पहले तुम्हें 2-3 थप्पड़ मारते थे। उसके बाद फिर कॉटन से अच्छे से उस पर मरहम पट्टी करते थे, है ना, दवाई वगैरह लगाते थे, तो वो वाली कॉटन। सो रेनफेड क्रॉप्स ये वाली होती हैं जो बारिश के पानी पे डिपेंडेंट रहती हैं ग्रो करने के लिए। तभी ये नेचर पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली। आगे स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स होती हैं, यानी छोटी ज़मीनों पर खेती करी जाती है इंडिया में बहुत जगह पर। क्यों? क्योंकि यहाँ इनहेरिटेंस लॉज एंड पॉपुलेशन प्रेशर बहुत है। मतलब देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक किसान है जिसके पास 4 एकड़ ज़मीन है खेती करने के लिए, मान लो, ठीक। अब क्या हुआ कि उस किसान ने कर ली शादी करके हो गए 2 बच्चे, 2 लड़के। अब 2 बच्चे हुए, यानी कि हुआ क्या, पॉपुलेशन तो बढ़ी, थोड़ी सी बढ़ी, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ा। अब क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ने के बाद जब वो दोनों बड़े हुए तो वो किसान जो था अपने दोनों बेटों में उसने वो ज़मीन बराबर बराबर बांट दी। यानी अब दोनों के पास आ गए 2-2 एकड़ ज़मीन। यानी अब समझ रहे हो, वो 4 एकड़ जो है वो 2 एकड़ इसके पास, 2 एकड़ इसके पास बट गई। तो वो लैंड होल्डिंग खेती करने के लिए कम हो गई। अब वो दोनों अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। सो इसी तरह से पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ गया। और ये जो इनहेरिटेंस लॉज हैं कि अगर कोई एक किसान है जिसकी अगर डेथ हो जाती है या फिर जब वो बंटवारा करना चाहता है ज़मीन का, उस टाइम पर वो उसके आगे जितने भी बेटे बेटियां हैं उनमें बराबर बट जाती है। या तो वो अपनी कोई वसीयत लिख के जाए कि किसके नाम पे होगी ज़मीन मेरे जाने के बाद। अगर वो कोई ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो ज़मीन उसी के बेटे बेटियों में बराबर बटती है। सो दिस इज द इनहेरिटेंस लॉस। उसके बाद इतना तो तुम समझ गए ना, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स होती हैं, क्यों होती हैं, इनहेरिटेंस लॉस और पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से। आगे बढ़ते हैं, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें रहती है। यानी ज़्यादातर जो इंडिया में किसान हैं, या काफ़ी जगहों पर, ज़्यादातर कहना ठीक नहीं होगा, काफ़ी जगहों पर इन्वेस्टमेंट कम करते हैं कैपिटल में। कैपिटल बेसिकली कोई भी एक ऐसा प्रोडक्टिव एसेट, या फिर कहो तो कोई भी एक ऐसा गुड जो अदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में काम में आता है। जैसे अगर ट्रैक्टर्स खरीद लिए जाएं, फर्टिलाइज़र खरीद लिए जाएं, HYV सीड्स खरीद लिए जाएं, जो नई टेक्निक्स होती हैं उनका यूज़ किया जाए तो उससे प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये हमारे प्रोडक्टिव एसेट्स हैं जिनकी वजह से और भी गुड्स प्रोड्यूस हो पा रहे हैं। सो कैपिटल में इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे लो है, अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं करी जा रही। यानी बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़, सीड्स, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर्स में इन्वेस्टमेंट किसान नहीं कर पा रहे हैं। सो यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है। ये भी इसके नेचर में ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, तुम लिख के आ सकते हो पेपर में। उसके बाद बैकवर्ड एंड ट्रेडिशनल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। ये पॉइंट वैसे मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ पीछे, कि हैंड टूल्स का यूज़ करना, या फिर
हल का इस्तेमाल करना, ना कि ट्रैक्टर्स वगैरह का। तो ये सब पुराने ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं जिसमें लेबर ज़्यादा लगती है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूअल रोल है इसका। ड्यूअल रोल का मतलब है कि ये दो तरह के रोल निभाता है हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर या एग्रीकल्चर, दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों। यानी कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सिर्फ पैसे कमाने या इनकम जनरेशन का ही काम नहीं करता, बल्कि सोशल रोल में देखा जाए तो लोगों के जीने का ढंग भी है। रूरल लोगों के, खास करके जो खेती में एनरोल्ड हैं, खेती में इंगेज्ड है, एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। सो इकोनॉमिक मतलब सिर्फ इनकम जनरेशन के लिए ही नहीं, बल्कि सोशल यानी जिंदगी जीने का एक तरीका भी है, या फिर वो अपने सर्वाइवल के लिए इस पर डिपेंडेंट है क्योंकि उनका काम ही यही है। रूरल लोगों का, ग्रामीण लोगों का, गांव में रहने वाले लोगों का ज्यादातर। ठीक, आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपना अगला पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। यानी इंडिया में अब एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है, ये क्यों जरूरी है। ठीक, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। एग्रीकल्चर का नेशनल इनकम में काफी ज्यादा अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी थोड़ा कम है बट शुरुआती दौर में बहुत रहा है। इसी की वजह से इंडिया ग्रो किया है। इंडिया फूड में सेल्फ सफिशिएंट बना है। फूड शॉर्टेज हुआ करती थी इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद, पर यहाँ एग्रीकल्चरल सेक्टर में ग्रोथ आने की वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से रैपिड ग्रोथ हुई है इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, जिस वजह से इंडिया में फूड शॉर्टेज थी, जिससे ये फूड सफिशिएंट बन गया, कृषि प्रधान देश बन गया। एग्रीकल्चरल सेक्टर से सर्विस सेक्टर में जो बूम आया, जो ग्रोथ आई, जीडीपी में हिस्सा ज्यादा आया, वो सब शुरुआत कहां से हुआ? एग्रीकल्चर से हुआ। सो नेशनल इनकम में इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 1950-51 में जीडीपी के अंदर 52% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली इसका कंट्रीब्यूशन रहा है इस सेक्टर का। और अभी के टाइम पे देखा जाए, अब या पिछले 2-3 सालों के ट्रेंड से देखा जाए तो 14 से 17% की कंट्रीब्यूशन ये एग्रीकल्चरल सेक्टर ने देश की जीडीपी में करी है। और देश की अराउंड 45% ऑफ पॉपुलेशन इसमें अभी भी इंगेज्ड है। सुनो ध्यान से, हमारे कंट्री की, देश की अराउंड 45% ऑफ पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। मतलब बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी ये दे रहा है। सो वही लिखा है, मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट का एक मेजर सोर्स है, जिसमें तुम एक तो ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, 45% ऑफ पॉपुलेशन इसमें इंगेज्ड है, और साथ ही साथ अलाइड एक्टिविटीज में भी जो पॉपुलेशन है वो इसके अंदर इंगेज्ड है। अलाइड एक्टिविटीज मतलब जो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड और भी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, है ना। जैसे कईयों ने गैयां पाल रखी हैं तो वो उसका दूध निकालेंगे, और उस दूध से कितनी चीज़ें बन सकती हैं, दही, मक्खन, पनीर। तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स का काम भी कर सकते हैं, तो वो अलग से एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई। सेरीकल्चर कर सकते हैं, सिल्क जनरेशन का काम कर सकते हैं। सिल्क के कपड़े तुमने देखे होंगे, तो वही सिल्क जनरेशन का काम सेरीकल्चर होता है, बाय रेयरिंग सिल्क वॉर्म। उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करना। ठीक, सो ये सब अलाइड एक्टिविटीज हैं जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हैं, जिसमें लोग एनरोल होते हैं और उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो ये काफी मेजर सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि देश की ऑलमोस्ट आधी जनता इसमें एनरोल्ड है। ये फूड सिक्योरिटी इंश्योर करके रखता है। अब इस पॉइंट को तो मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर देश का एग्रीकल्चरल सेक्टर ही अच्छा नहीं होगा, देश में फूड की शॉर्टेज होगी, फूड ग्रेन्स अच्छे से नहीं उगाए जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फूड सिक्योरिटी भी बनी नहीं रहेगी, और उस फूड के लिए फिर दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ेगा, वहां से मंगवाने पड़ेंगी चीजें। तो इससे अच्छा है कि खुद सिक्योर रहें, और वो तभी अच्छा होगा अगर देश का एग्रीकल्चरल सेक्टर अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट,
रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज, यानी हमारा ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल या कच्चा माल भी प्रोवाइड करता है। बेसिकली इंडस्ट्रीज जो भी चीज़ें बनाती हैं उन चीज़ों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, कच्चा माल चाहिए होता है, वो ये एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को। जैसे कपड़े बनाने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कॉटन एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रोवाइड करता है। तो ये कॉटन एक रॉ मटेरियल है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ये प्रोवाइड करता है। शुगर केन शुगर इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करता है। गन्ना ऑयल सीड्स ऑयल मिल्स को प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह से अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर का इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है। इंटरनेशनल ट्रेड, विदेशी व्यापार करते वक्त हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में हमारे एग्रीकल्चर का काफ़ी बड़ा रोल है। ठीक, कैसे? देखो यार, यहाँ से हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं राइस, वीट, स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी, कॉटन, शुगर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जब हम ये बाहर भेजते हैं तो वहाँ से ये चीज़ें वो सब खरीदते हैं और उसका पैसा हमें इंडिया में आता है डॉलर्स में, फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन करेंसी में। तो इंटरनेशनल ट्रेड में एग्रीकल्चर का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इतनी सारी क्रॉप्स, इतनी सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट होती हैं तो देश की जीडीपी में भी ग्रोथ होती है, क्योंकि बाहर का फॉरेन का पैसा इधर आता है। एक्सपोर्ट किया जाता है राइस, चावल, गेहूं, मसाले, चाय, कॉफ़ी, कॉटन, चीनी वगैरह वगैरह। अभी तक जितना पढ़ा उसको ज़रा रिवाइज करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर के कुछ पॉइंट्स और हैं अभी जो हम अभी आगे देखेंगे। फिलहाल इतना रिवाइज करें। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। ये सिर्फ फूड प्रोडक्शन में ही नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट, इनकम जनरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज का शेयर जीडीपी में भले ही एग्रीकल्चर से अब ज़्यादा हो चुका है, पर फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। एग्रीकल्चर के नेचर में बात करें तो ये सबसिस्टेंस ओरिएंटेड है, ओन कंजम्पशन के लिए है, सरप्लस कम बचता है, लेबर इंटेंसिव है, सीजनल एक्टिविटी है, डिपेंडेंसी ऑन नेचर है, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स पे काम होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होती है क्योंकि जो किसान हैं उनके पास वैसे भी पैसे कम होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उनकी इनकम कम होती है और वो इनकम बढ़ाने के लिए, इनमें इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें और लोन लेना पड़ता है अलग अलग जगहों से। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, फिलहाल हम वरना ऑफ टॉपिक हो जाएंगे। बैकवर्ड एंड ट्रेडिशनल टेक्निक्स का यूज़ बहुत जगह पे अभी भी किया जाता है और इसका ड्यूअल रोल है, सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों, यानी सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही नहीं बल्कि एक जीने का तरीका भी है रूरल लोगों के लिए। उसके बाद एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस की बात करें तो पहले हमने देखा ये नेशनल इनकम में इसकी कंट्रीब्यूशन के बारे में। देन ये मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अलाइड एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं, प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर। फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करके रखता है, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है एंड इंटरनेशनल ट्रेड में भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन या काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर देता है। ठीक, फिलहाल इतना नोट करो, फिर कुछ और इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे। चलो नोट करो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, तुम लोगों ने नोट करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया कि देखो मैं नहा के भी आ गया, कपड़े बदल के आ गया, अगला दिन हो गया, तुम बड़े स्लो हो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस का अगला पॉइंट है मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। ये जो एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए एक मार्केट है जहां पर इंडस्ट्रियल गुड्स बिकते हैं। स्पेशली अगर मैं रूरल एरियाज की बात करूं तो क्या होता है कि जब फार्मर्स की इनकम बढ़ती है तो वो और इन्वेस्ट कर सकते हैं नई टेक्निक्स को खरीदने के लिए, जैसे ट्रैक्टर्स को, फर्टिलाइजर्स को वगैरह वगैरह। अब ट्रैक्टर्स और फर्टिलाइजर्स एक इंडस्ट्रियल गुड ही तो है, वो इंडस्ट्रीज में ही तो प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर होता है। तो एग्रीकल्चर सबसे पहले तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को, फिर इंडस्ट्रीज यही मशीन्स वगैरह और बनाती हैं और वही खरीदते हैं फार्मर्स। तो ये एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते रहते हैं और हमारा देश तरक्की करता रहता है। इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए ये एक मार्केट है क्योंकि ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा जो इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर होते हैं वो यही तो खरीदते हैं
और जो अदर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं इंडस्ट्रीज के, बाकी के जो भी गुड्स, और भी तो कई सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं ना अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग चीज़ें, तो वो कौन खरीदता है रूरल एरियाज़ में? वही है, गांव के लोग ही खरीदते हैं गांव में। सो जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो पैसा सेव भी कर पाएंगे, और तो और उनके पास और नई चीज़ें खरीदने के लिए भी पैसा बचेगा, तो वो चीज़ें यही तो खरीदेंगे। सो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करता है तो रूरल लोगों की इनकम ग्रो करती है, जिससे वो उससे और ज़्यादा इंडस्ट्रियल गुड्स खरीद सकते हैं, और जो फार्मर्स हैं वो प्रोडक्टिव एसेट्स या कैपिटल खरीद सकते हैं और कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वही अगला पॉइंट आ गया, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, प्रोडक्टिव एसेट्स होते हैं जो और नए गुड्स या सर्विसेज को बनाने में हेल्प करते हैं या उससे और गुड्स बनते हैं। यानी ऐसे प्रोडक्टिव एसेट्स, ऐसे गुड्स जो और अदर गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में या क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। जैसे जो ट्रैक्टर्स हैं, उनसे, ट्रैक्टर से, फर्टिलाइजर से, HYV सीड्स से, इनकी मदद से प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो ये अपने आप में ही एक प्रोडक्टिव एसेट गुड है, कैपिटल है, जिससे अदर गुड और ज़्यादा अच्छे से क्रिएट होते हैं या ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में क्रिएट होते हैं। अब जब कैपिटल फॉर्मेशन होगी, सो कैपिटल फॉर्मेशन होने पर क्या होगा कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ होगी। एग्रीकल्चर ग्रो करेगा तो फार्मर्स की इनकम ग्रो करेगी। अगर फार्मर्स की इनकम ग्रो करेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा, तो उसका जीडीपी में हिस्सा बढ़ेगा, और अगर वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा देश की जीडीपी में, मतलब देश की तरक्की होगी। देश की तरक्की होगी मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ठीक, सीधी सी बात है, सारी चीजें इकोनॉमिक्स में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, बस देखना आना चाहिए। पॉवर्टी रिडक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट भी इसकी एक इंपॉर्टेंस है। ऑब्वियस सी बात है, पॉवर्टी रिड्यूस होगी यानी गरीबी अगर कम होगी इनकम बढ़ने की वजह से, तो रूरल डेवलपमेंट तो होनी ही है। अगर गांव के लोगों की इनकम बढ़ेगी, गरीबी कम होगी, तो डेवलपमेंट तो होनी ही है, रूरल डेवलपमेंट तो होनी है, ये उसका बाय प्रोडक्ट है। सो यहां पर, यहां तक हमने इसकी इंपॉर्टेंस कर ली है। मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंस के बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए हैं जो तुम आराम से अपने एग्जाम में लिखकर, अगर सिर्फ इंपॉर्टेंस का ही क्वेश्चन आया तब भी तुम 7 पेजेस तक भर के आ जाओगे। सबसे पहले तो आधे से पौने पेज तक की इंट्रोडक्शन खींच दोगे, उसके बाद इंपॉर्टेंस के जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, हर एक पॉइंट को, हाईलाइटेड पॉइंट को लिखकर, अंडरलाइन कर कर उसकी अगली लाइन में उसकी 3 से 4 लाइनों की एक्सप्लेनेशन लिखो। 2 से 3 या 3 से 4, जितनी भी तुम लिख सकते हो। एक पेज में अगर 2 से 3 पॉइंट भी आते हैं तो तुम आराम से 7 पेजेस तक भर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, 7 पेजेस से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए किसी भी आंसर को लिखने का, वो मैंने तुम्हें इससे पिछली वीडियो में बता रखा है, जो तुम्हें मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है हाउ आई गॉट ए ग्रेड इन इंडियन इकोनॉमी। मेरे चैनल पर जाके चेक कर लेना, AVM स्टडी हब पे तुम्हें मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं चैलेंजेस के ऊपर। अगला टॉपिक देखो यार, ये ना नेचर एंड इंपॉर्टेंस के अंडर आता है, जिस पर कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये वाले टॉपिक्स कर लो। एक तो चैलेंजेस वाला और एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स वाला। कभी कभार इस पे क्वेश्चन आ जाता है, और नहीं भी आया तो कुछ सीखने को मिल जाएगा यार, क्या दिक्कत है। सो एग्रीकल्चर में चैलेंजेस क्या आते हैं, मुश्किलें क्या क्या आती हैं। क्लाइमेट चेंज एंड मॉनसून वेरिएबिलिटी, यानी कि क्लाइमेट कभी भी चेंज हो जाता है। जैसे मैंने तुम्हें रेन फेड क्रॉप्स के बारे में बताया था, जो बारिश पे डिपेंड करती हैं। सोचो अगर बारिश हुई ही ना, मुश्किल हो जाएगा उनका ग्रो होना, या फिर बारिश हद से ज्यादा हो गई तब भी खराब हो जाएंगी। सो क्लाइमेट चेंज और मॉनसून वेरिएबिलिटी की वजह से कभी कभार ना फसलें खराब हो जाती हैं। तो एग्रीकल्चर में हमेशा ये अनसर्टेनिटी और ये रिस्क रहता ही है, क्योंकि ये सीजन पर डिपेंड करता है। क्लाइमेट चेंज से इस पर पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है, छोटी लैंड होल्डिंग्स है, हमने ऑलरेडी बात कर ली, क्यों है, वही इनहेरिटेंस लॉस, पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से। प्राइस वोलेटिलिटी एंड मार्केट रिस्क, दरअसल ये जो क्रॉप्स है ना, इनके प्राइजेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं मार्केट में काफ़ी ज़्यादा। कभी कभार इसका प्राइस बहुत बढ़ जाता है और कभी कभार बहुत कम हो जाता है। फार्मर्स
इस चीज़ से बहुत बार तो अवेयर ही नहीं होते कि क्रॉप्स के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, पर फिर भी वो उसे किसी और को सस्ते में बेच देते हैं और वो घाटे में रह जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। बेचारों को पता ही नहीं होता मार्केट में इसका प्राइस बढ़ चुका है, तो उन्हें भी ये चीज़ महंगी बेचनी चाहिए, अपनी क्रॉप्स को महंगा बेचना चाहिए, पर नहीं, वो पुराने दामों में बेच देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता, दे आर नॉट अवेयर कि मार्केट में उस क्रॉप के दाम बढ़ चुके हैं। सो प्राइस वोलेटिलिटी रहती है एंड मार्केट रिस्क तो रहता ही है। और हाँ, जब मार्केट में दाम कम हो जाते हैं तो सस्ते में तो उन्हें बेचनी ही पड़ती है, पर जब बढ़ते हैं तब भी उन्हें जब पता नहीं होता तो वो सस्ते में बेच देते हैं। लो प्रोडक्टिविटी, देखो यार, अभी बहुत सारे जगहों पर मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, पर अभी भी ऐसी कई जगहें हैं जहां पर ट्रेडिशनल मेथड्स का ही यूज़ हो रहा है, तो जिस वजह से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। इनएडिक्वेट इरीगेशन फैसिलिटीज़ हर जगह बहुत अच्छी नहीं है। फार्मर इंडेटेडनेस एंड सुसाइड्स, कभी कभार ऐसा होता है, या बहुत बार भी कह सकते हैं, पहले ऐसा होता था कि फार्मर्स ने नई टेक्निक्स अडॉप्ट करने के लिए नई चीज़ें खरीदनी है, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर, HYV सीड, फर्टिलाइज़र, मॉडर्न इनपुट्स खरीदने हैं, जिसके लिए उनके पास पैसा नहीं होता था, तो उन्हें लोन लेना पड़ता था, या तो अपनी फैमिली मेंबर में से किसी से, या फिर अपने ही गांव के किसी लोकल साहूकार या अमीर आदमी से, या फिर कहो तो बैंक से ही लेना पड़ता। बैंक से वैसे काफ़ी कम है, इसके भी काफ़ी सारे रीजंस है कि बैंक से लोग कम लोन क्यों लेते थे, कि बैंक का प्रोसीजर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, फार्मर्स इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें समझ नहीं आता वो प्रोसेस, या कभी कभार उनके पास एज अ कोलेट्रल देने के लिए कुछ होता नहीं था, बहुत सारे रीज़न हैं। पर जब वो कहीं ना कहीं से लोन लेते थे और उसे चुका नहीं पाते थे टाइम पर, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि उनकी फसल जो है वो ख़राब हो जाए, या फिर उनकी फसल का उन्हें उतना दाम ना मिले जितना वो उस लोन के साथ साथ उसका इंटरेस्ट पे कर सके। तो क्या होता था कि किसान अपने पिछले लोन को कवर करने के लिए नया और लोन ले लेते थे, कि पिछला लोन कवर करने के लिए नया और लोन लिया, अब पिछले वाला भी देना है और अब जो नया लोन ले लिया वो भी देना है। सो ये एक डेट ट्रैप में फंसते चले जाते थे, जिसको कहते हैं इंडेटेडनेस। बेसिकली लोन लिया, लोन वापस नहीं कर पाए, अब उसे वापस करने के लिए और नया लोन लिया, अब ये ट्रैप में फंसते चले गए। सो ये जो फार्मर इंडेटेडनेस है, इस वजह से क्या होता था कि एक पॉइंट ऐसा आ जाता कि फार्मर्स इतने डिप्रेस हो जाते थे कि यार अब मैं नहीं दे सकता लोन, और सुसाइड कर लेते थे। सो ये सबसे बड़े कुछ चैलेंजेस हैं जो एग्रीकल्चर में आते हैं। उसके बाद अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर। अब गवर्नमेंट्स ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, लिए थे या लिए हैं? ठीक। सो 1960 के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। इसके बारे में वैसे तुम बहुत डिटेल में आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ने वाले हो, पर यहां थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था। क्रॉप्स जो फूड ग्रेन्स है, बेसिकली वीट, राइस वगैरह, सिर्फ इनकी प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा बूम आया था, बूस्ट आया था। सो इस ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्टिंग में कुछ एरियाज़ में इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसकी कुछ कंडीशंस थी, जैसे वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, ज़मीन अच्छी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह कुछ चीज़ें थी। वो तुम आगे पढ़ोगे डिटेल में, इसलिए मैं इसे इतना डिटेल में नहीं बता रहा। इतना समझ लो, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे कुछ लॉज आए थे, कुछ रूल्स आए थे, जिसको फॉलो करने पर, मॉडर्न इनपुट्स अडॉप्ट करने पर किसानों के फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बड़ी थी और उनकी इनकम काफ़ी बड़ी थी, और हमारा देश फूड शॉर्टेज से फूड सेल्फ सफिशिएंट की कैटेगरी में आ गया था। सो ये है ग्रीन रेवोल्यूशन का कमाल। उसके बाद और गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या थे? ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, या ई नाम भी जिसे कहते हैं, नाम नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। बेसिकली इसमें क्या होता था, तुम मान सकते हो कि यहां पर अंदर ऑनलाइन मंडी लगती है, यहां से ऑनलाइन खरीद सकते हैं किसानों के फसलों को। अंदर ही रिमोट बिडिंग होती है। रिमोट बिडिंग मतलब कोई भी बंदा कहीं पे भी बैठकर इन क्रॉप्स की ऑनलाइन बोली लगा सकता है, और जो उसमें जीत गया, जिसने वो क्रॉप्स ले ली, वो पेमेंट करेगा, और वो पेमेंट डायरेक्ट चली जाएगी
किसान के बैंक अकाउंट में। सो डायरेक्ट पेमेंट उसके अकाउंट में आ जाएगी। ये था ईना। उसके बाद पीएम किसान स्कीम लॉन्च करी गई। पीएम किसान स्कीम बेसिकली क्या है कि 6,000 रुपये पर ईयर फार्मर्स को देना, उनको इनकम सपोर्ट देना। बेसिकली 6,000 रुपीज पर ईयर इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स। पर इसके लिए कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि फार्मर के पास अपनी खुद की कल्टीवेबल लैंड होनी चाहिए, उसके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग होनी चाहिए, वगैरह वगैरह कुछ कंडीशंस थी। अगर वो एलिजिबल होती तभी फार्मर्स को ये स्कीम का फ़ायदा मिलना था, अदरवाइज उनको नहीं होना था, जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। पीएम किसान स्कीम जिसमें 6,000 रुपये पर ईयर इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स होना था। फिर आया PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बेसिकली ये एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें जिन किसानों ने अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस करवाया वो खराब होने पर, फसलों के खराब होने पर उन्हें उसका पैसा मिलेगा। आगे आई PM आशा। PM मतलब प्रधानमंत्री, आशा मतलब अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक। ये स्कीम बेसिकली इंश्योर करती है कि जिन क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट ने MSP या मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब गवर्नमेंट ने एक कुछ फूड ग्रेन्स के लिए, कुछ क्रॉप्स के लिए एक फिक्स्ड प्राइस सेट किया है कि कम से कम इतना तो किसानों को उनकी क्रॉप्स के लिए मिलेगा ही, जिससे दाम कम हो जाने पर ऐसा ना हो कि किसानों को उससे कम पर वो कहीं बेचनी पड़े। सो MSP सेट किया कि मिलेगा ही और वो गवर्नमेंट ही उनसे खरीदेगी। सो इंश्योर करता है कि जिन क्रॉप्स पर MSP है उसके उन्हें अच्छे प्राइजेस, गुड प्राइजेस मिले और ये अच्छे प्राइजेस पे उसे सेल कर पाए। सो बेसिकली PM आशा क्या करता है, इंश्योर करता है कि MSP वाली जो क्रॉप्स हैं उन्हें किसान गुड प्राइजेस पर सेल कर पाए, बेच पाए। लास्ट है एग्री इंफ्रा फंड। एग्री इंफ्रा फंड बेसिकली क्या है, एक फंड है गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टोरेज एंड मंडी के लिए किसानों को लोन सपोर्ट देता है, ठीक। सो ये कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में तुम याद रख सकते हो। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो तुम लिख सकते हो। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, चैलेंजेस और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जो कि मेन टॉपिक नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर में शायद तुम्हें दिखेगा नहीं उसके नाम में, क्योंकि नाम में सिर्फ नेचर एंड इंपॉर्टेंस लिखा है, बट तुम्हारे सिलेबस में एक्स्ट्रा ऐसे चैलेंजेस और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स मेंशन नहीं है, पर क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, इसीलिए बता रहा हूं। कंक्लूजन की बात करते हैं एट द एंड, क्योंकि सब कुछ कंप्लीट ही हो चुका है। देखो, एग्रीकल्चर जो है ना वो रूरल सोसाइटी के लिए, ग्रामीण सोसाइटी के लिए, गांव के लोगों के लिए एक लाइफलाइन है। लाइफलाइन है, जीने का तरीका है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एक पिलर है ना, क्योंकि अगर ये इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेगा तो इंडस्ट्रीज ग्रो कैसे करेंगी। सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी ये एक पिलर है और ये एक फाउंडेशन है, एक नींव है फूड सिक्योरिटी के लिए। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा नहीं रहेगा तो देश में फूड सिक्योरिटी नहीं होगी, तो उसके लिए भी ये एक नींव है, इंश्योर करता है कि फूड सिक्योरिटी रहे। और अप्रोप्रिएट रिफॉर्म्स, सही रिफॉर्म्स और इन्वेस्टमेंट से ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल रोल प्ले कर सकता है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। सो कंक्लूजन में ये सब लाइंस तुम लिख के आ सकते हो कि एग्रीकल्चर रूरल सोसाइटी की लाइफलाइन है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का पिलर है और फूड सिक्योरिटी की फाउंडेशन है। अगर इसमें अच्छे रिफॉर्म्स लाए जाएं, इन्वेस्टमेंट करी जाए, सो ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल रोल प्ले कर सकती है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, ठीक। सो अब मैं शुरू से इसको तुम्हें रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए ये एक मार्केट है, कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इससे होती है, इंपॉर्टेंस है इसकी ये, और पॉवर्टी रिडक्शन होने से रूरल डेवलपमेंट भी होती है। दीज पॉइंट्स कम्स अंडर इंपॉर्टेंस। उसके बाद आते हैं चैलेंजेस। चैलेंजेस में आते हैं क्लाइमेट चेंज होता रहता है, मॉनसून वेरिएबिलिटी रहती है,
लैंड होल्डिंग्स छोटी हैं, प्राइसेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, प्रोडक्टिविटी कई जगह पर अभी भी कम है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स होने की वजह से, इनएडिक्वेट इरिगेशन है बहुत जगहों पर, और फार्मर के इंडेप्टेडनेस होने की वजह से सुसाइड्स काफ़ी बढ़ जाती हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं? पहला तो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में लिया गया था, जिससे फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में काफ़ी बूम आया था, जिससे उनकी इनकम काफ़ी बढ़ी थी। ई नाम प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था, पीएम किसान स्कीम लाई गई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी, पीएम आशा स्कीम लाई गई थी विच इज अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, एग्री इंफ्रा फंड इंट्रोड्यूस किया गया, एंड द एंड कंक्लूजन में कहा गया एग्रीकल्चर रूरल सोसाइटी की लाइफलाइन है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का पिलर है, फूड सिक्योरिटी के लिए फाउंडेशन है, अप्रोप्रिएट रिफॉर्म्स इन्वेस्टमेंट के जरिए ट्रांसफॉर्मेशनल रोल को प्ले किया जा सकता है ताकि ये इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर सके। ठीक है, चलो फिलहाल अभी इसको इतना नोट करो, कहीं जाना मत वीडियो छोड़ के। टॉपिक जरूर खत्म हुआ है पर एंड वाला ज्ञान अभी बाकी है मेरे दोस्त, चलो नोट करो। सो यहां पर ये टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है एंड वाले ज्ञान की। देखो यार, द मैरिड वांट स्पेस, सिंगल्स वांट लव, यंगस्टर्स वांट टू ग्रो अप, ओल्ड विश टू बी यंग अगेन, द पुअर वांट मनी एंड द रिच वांट पीस। और इसी चीज से मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई कमी है, कुछ ना कुछ चाहिए सबको। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे मेरे दोस्त। अपने आप पे ध्यान दो, फोकस ऑन द ब्लेसिंग्स एंड द थिंग्स यू हैव, नॉट ऑन द गैप्स एंड द थिंग्स यू डोंट हैव। बस यार, अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो, कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो, शेयर कर देना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, बीए बीएससी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के साथ जिन्हें ये टॉपिक मुश्किल लगता है, अब से नहीं लगेगा। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली किसी और वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।